प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। इसके पहले आपने देखा, इसके पहले वाले वीडियोस जो भी पब्लिश हुए हैं, आपने देखा किस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्याएं निकालेंगे, किस तरह से आप आयनन करेंगे और किस तरह से आप आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलेंगे। इन सभी टॉपिक कवर करने के बाद उसके आगे से इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, और बहुत आवश्यक है, ज़रूरी भी है। इसके पहले वाले वीडियो में जो पब्लिश हुआ था उसमें बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, कुछ एग्जाम्पल भेजे थे मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देख लीजिए। सबसे पहले तो ये आपका उसी के आगे का है। क्वेश्चन है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को। देखिए, ये आप में से ही किसी बच्चे का क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो देखिए, जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें शब्द में, मतलब जैसे भाषा में लिख के दिया हो कि इसकी अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, तो सबसे पहले उन यौगिकों को लिख लिया जाता है जिससे हमें सवाल को समझने में आसानी मिले। तो ये कह रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। फिर क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की HCl की अभिक्रिया को निम्नलिखित आयनिक समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। ये दो यौगिक हैं, इनकी जो अभिक्रिया हो रही है, तो समीकरण को किस तरह से प्रदर्शित किया गया बेटा, HCO3 माइनस से प्रदर्शित किया गया, प्लस H पॉजिटिव से प्रदर्शित किया गया, और ये बना है H2O बना है बेटा, और क्या बना है, CO2 बना है। अब ये अभी तक आपने पढ़ा था आणविक समीकरण को आयन में बदलना। आणविक समीकरण को किसमें पढ़ा था, आयनिक समीकरण में, यानी कि अणु को आयन में बदलना पड़ा था। अब ये कह रहा है, चूंकि ये तो खुद ही आयनिक समीकरण है, तो इसको क्या आप आयन में बदलेंगे, तो इसको कह रहा है आणविक समीकरण में बदलो। तो आणविक समीकरण में इसको बदला जाएगा। ठीक है। अब आप बेटा देखिए इसमें, अब इसमें क्या होगा, देखिए NaHCO3 ये इसका संगत है, यानी कि बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये बाइकार्बोनेट आयन है। तो बाइकार्बोनेट आयन का संगत कौन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम होगा। ये सोडियम से ही तो निकला है, तो इसको इसके साथ लिख लेंगे हम। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे Na पॉजिटिव प्लस HCO3 निगेटिव। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा। दूसरा, ये H आयन जो आया है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया है। कहाँ से आया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया है। तो प्लस करके H पॉजिटिव, ये जो आया है, ये H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, क्योंकि HCl टूटा तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव से आया, तो ये चीज़ें यहाँ से आएंगी। अब क्या होगा, इज इक्वल टू, अब देखो बेटा, आप जानते हैं ये Na और Cl ये मिलकर क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। ये आपका CO2 बच जाएगा और ये H2 हो जाएगा। तो यानी कि ये आणविक समीकरण किस तरह से हो जाएगा, ये आणविक समीकरण हो जाएगा NaHCO3 प्लस, इसको एक साथ लिख लेंगे, HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ये आपका Na और Cl है। देखिए Na और Cl, NaCl बन गया, H और H मिलकर H2O बन गया, यहाँ से एक O निकल गया, और ये CO2 है, ये CO2 के रूप में बाहर हो गया। तो इस आयनिक समीकरण का आणविक समीकरण ये रहा। इसी तरह से आपके एग्जाम बुक में कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। यदि कोई समस्या आती है तो हमें बताइएगा। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन भाषा में ही आपको दिया है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो निम्नलिखित आयनिक समीकरण प्राप्त होता है। ये आयनिक समीकरण है, यही समीकरण आपको प्राप्त हुआ। अब इससे आणविक समीकरण बनाना है, तो अगर आयन से अणु बनाना है तो हमको उसके संगत लिखने पड़ते हैं। तो हमने इसका संगत लिखा। संगत का मतलब वो आयन कहाँ से आया है, ये आयन बाइकार्बोनेट से आया है, तो बाइकार्बोनेट का संगत लिखने पर Na पॉजिटिव और HCO3 हो गया। अब आप इन दोनों को जब जोड़ोगे बेटा, तो इन दोनों को जोड़ने पर यही प्राप्त हो जाता है, यही है संगत। संगत का मतलब आप उसको आयनित करके लिख दो। और ये देखो,
ये एच आयन ये Cl से आया था, तो इसके बगल में हमने Cl लिख लिया। अब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, NaHCO3, ये देखो NaHCO3 हो गया, Cl हो गया। इसके बाद जब इन दोनों की अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमको ये मिल जाता है, और यही पूरी आणविक अभिक्रिया थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि अगर अभी ये आयन से अणु बनाया हमने, आयनिक अभिक्रिया से आणविक अभिक्रिया बनाई। इसके पहले वाले वीडियो में आपने आणविक अभिक्रिया से आयनिक अभिक्रिया बनाया था। आप जब इसकी आयनिक अभिक्रिया बनाओगे तो यही आप यही आपको बाद में मिल जाएगा। आयनित करते चले जाओ, स्पेक्टेटर काट दो दोनों तरफ के, जो बचेंगे वो हो गए, तो यही अभिक्रिया आपको मिल जाएगी आराम से, ठीक है। क्योंकि गैस है, गैस आयनित नहीं होगी, H2O है, जल आयनित नहीं होगा, इसलिए उधर पूरा का पूरा अणु मिलता है आपको, ठीक। तो ये आपका हो गया। इसके आगे हम चलते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे का टॉपिक क्या है? इसके आगे का टॉपिक है बुक में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां। संतुलित करने की विधियां। तो हमारा अब अगला टॉपिक हमारा होगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां, जिसको हम मिटा दे रहे हैं। और ये जो अब संतुलित करने की विधियां हम पढ़ने चल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से एक विधि आपकी इसी विधि पर आधारित ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां। तो हेडिंग डालेंगे आप ऑक्सीकरण अपचयन, इसी को आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की विधियां। यहाँ विधियां क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा तरीके से आप संतुलित करेंगे। ऑक्सीकरण विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि आदि, उन विधियों में कितने पॉइंट हैं तो अलग की बात है। फिलहाल अब देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें आपको बुक में आपके कई सारे पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 5 6 7 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इतने पॉइंट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, ठीक है। हम आपको 2 से 3 पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, इन्हीं पॉइंटों को आप देख लीजिएगा और इन्हीं से आप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, आप नोट्स भी बना रहे होंगे अगर, तो आपको मिल जाएगा। हालांकि नोट्स का PDF तो आपको पहले ही भेजा जा चुका है। देखिए, तीसरे पॉइंट से ही आपका फिक्स होगा कि ऑक्सीकरण है कि अपचायक है, क्या है। देखिए, सबसे पहला जो पद होगा इसमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन का पता लगाना है। ऑक्सीकरण और अपचयन का पता लगाएंगे, यानी कि ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है।
फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इसमें आपको 2 तत्व मिल जाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचयन होगा। ठीक है, अभी हम उदाहरण सहित समझाएंगे तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट वाइज दिखा के समझाए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण अपचयन या ऑक्सीकारक अपचयन का पता पहले लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उचित संख्या से गुणा करेंगे। उचित संख्या से गुणा करके समीकरण बराबर कर लेंगे। उचित संख्या से गुणा करके दोनों संख्याओं में गुणा कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। समीकरण बराबर कर लेंगे, या समीकरण में आप ऐसे लिख लें, समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समीकरण बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से 3 चीज़ें आएंगी, 3 चीज़ें निकल के आएंगी। या तो अभिक्रिया उदासीन माध्यम में है, या तो अभिक्रिया किस में है, उदासीन माध्यम में है, या तो अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है, और या तो अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है। देखिए तो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी उदासीन माध्यम में कोई आयन नहीं होगा, कोई आयन नहीं, मतलब आयनिक रूप में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अम्लीय माध्यम में क्या होगा, ये आपको दिख जाएगा, H पॉजिटिव आपको उसी अभिक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा। क्षारीय माध्यम में आपको कौन दिख जाएगा, OH नेगेटिव कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात भाई? उदासीन का मतलब कोई आयन नहीं, और आप जानते हैं यह आयन अम्लीय होता है, वह आयन क्षारीय होता है। तो अगर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो यह आयन मिलेगा ही मिलेगा, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो OH आयन मिलना ही है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इतनी चीज़ें। सबसे पहला काम आप जो याद करेंगे, सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन पता करेंगे कि किस तत्व में ऑक्सीकरण हो रहा है, किस तत्व में अपचयन हो रहा है। इसी बेस पर, इसी आधार पर आप ऑक्सीकारक और अपचायक छांट लेंगे, है ना, हो जाएगा। फिर उचित संख्या से गुणा करके समीकरण में इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेंगे। तो ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब क्या होता है बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा होगा, दोनों में से कोई एक प्रक्रिया होनी है। इसी आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन का हम चुनाव करते हैं। तो इन संख्याओं को कम है या ज़्यादा है, कुछ भी है, तो जैसे भी है हम गुणा करके बराबर कर लेंगे। जब गुणा करके बराबर कर लेंगे तो फिर उसके बाद माध्यम तो हमें पहले ही हालांकि दिखता रहेगा, लेकिन पहले ये 2 काम हमें करना ही करना है। उसके बाद फिर उदासीन माध्यम में है तो उसमें कोई आयन होगा नहीं, तो उदासीन माध्यम वाला नियम लगाएंगे, और अम्लीय में है तो अम्लीय का नियम लगाएंगे, और क्षारीय है तो क्षारीय का नियम लगाएंगे।